नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कल लाइव आए थे तो उस समय बताए थे कि आप सभी का जो क्लास है वो 28 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और जो लोग अभी नए नए जुड़ रहे हैं और उनको सभी पीछे वाला क्लास आपको दिया जा रहा है। अभी पीछे वाला 85 क्लास हो गया था, पीछे टेस्ट हम लोग कर लिए थे। उसके बाद हम लोग 28 तारीख से डीएलएड शुरू कर रहे हैं सब्जेक्टिव, ठीक है। आज अभी देखिए, आज हो गया आपका 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख। इधर 2-3 दिन हम लोग मैथ कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 2-3 दिन लगातार हम लोग मैथ देखते हैं। और आज हम मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे संख्या पद्धति एवं दशमलव से संबंधित और भी यहाँ महत्वपूर्ण चीज़। यहाँ से आपको कम से कम 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में, और हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न आपको, ठीक है। तो यहाँ तो सबसे पहले संख्या पद्धति के बारे में देखेंगे, भाग से संबंधित देखेंगे, भिन्न के बारे में देखेंगे, और कुछ प्राकृतिक संख्याओं को भी कुछ यहाँ पर और भी यहाँ पर देखने वाले हैं, और उससे संबंधित लास्ट में हम लोग प्रश्न भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्लास। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो 9 बजे से आपका डेली क्लास होता है। ये मैथ का फर्स्ट क्लास है आपका, ठीक है। और चैप्टर वाइज हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। आज है संख्या पद्धति दशमलव। कल हम लोग देखेंगे सरलीकरण देखेंगे कल दोस्तों, ठीक है। कल सरलीकरण है, फिर परसेंटेज है, लाभ हानि है, उसी करते ऐसे करते करते हम लोग पूरे मैथ को ख़त्म करेंगे। आप लोग को लगभग 10 से 12 चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मान के चलिए कि 15 क्लास में आपका मैथ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बीच बीच में यहाँ पर मैथ भी हम लेते रहेंगे। अभी 3-4 दिन लगातार मैथ चलेगा आपका। चलिए, 9 बजे से आपका डेली क्लास होती है, लाइव क्लास। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि 9 बजे से लाइव आपको क्लास मिल सके। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको सभी मटेरियल मिल जाएगा। डीएलएड से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित, सामान्य अध्ययन हो गया आपका, साइंस से संबंधित, करेंट अफेयर हो गया, है ना। और आज मैथ भी स्टार्ट हो गया है, तो मैथ से संबंधित भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। 28 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। न्यू बैच में एडमिशन लेने के लिए क्या करना है आपको, तो 351 रुपये का मात्र इसमें चार्ज है, 351। आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा, है ना। व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी पेमेंट होता है आजकल, है ना। अमेजन पे से भी आप कर सकते हैं इस नंबर पर। और जो लोग पेमेंट करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमारे इसी नंबर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। ये हमारा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम भी नंबर है, और यही नंबर हमारा व्हाट्सएप पे भी है, और इसी नंबर पे आप बात भी कर सकते हैं। यानी कि सब काम इसी नंबर पे होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के बाद सभी पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो और हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, ठीक। क्योंकि टेलीग्राम पर भी मैं कभी कभी क्वेश्चन डालते रहता हूँ, तो यहाँ से भी आपका रिवीजन होते रहेगा। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रारंभिक गणित, ठीक है। प्रारंभिक गणित का चैप्टर नंबर हम लोग फर्स्ट देखेंगे आज दोस्तों, संख्या पद्धति। सभी लोग आ जाइए, वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज का हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आखिर जो संख्या पद्धति है उसमें कौन कौन से सवाल आएंगे और किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। इसको पूरे हम लोग मतलब कि जीरो से चलेंगे आपका, ठीक है। एकदम जीरो से लेकर के हीरो तक बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, सभी लोग आ जाइए। और देखिए, आज बोर्ड पर मैथ बताऊंगा मैं, है ना। लेकिन आज बोर्ड पर बताने लायक कुछ ज़्यादा नहीं था, इस वजह से आपको इस प्रकार से बताया जा रहा है, ठीक है। ऐसे आपको मैथ बोर्ड पर ही बताने का प्रयास करेंगे आपको, है ना, ताकि वहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन आज जो है थोड़ा सा थ्योरी टाइप का है आपका, ठीक है। जो यहाँ पर थ्योरी टाइप का है, इसको हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपका। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे अंक, यानी कि डिजिट किसे कहते हैं, डिजिट किसे कहा जाता है। डिजिट का मतलब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर डिफिनीशन भी दे दिया है, और यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दे दिया गया है, ठीक है। यानी कि किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं ना। कोई भी अगर आप संख्या लिखते हैं तो 0 से लेकर के 9 के बीच में ही वो संख्या होता है, इससे कहीं फालतू होता है थोड़ी, है ना। अगर 100 लिखना है तो 100 लिखेंगे, है ना। 199 लिखना है तो 199 लिखेंगे। यानी कि 0 से लेकर के 9 के बीच में ही वो संख्या आएगा, है ना। कोई भी अगर डिजिट आप लिखते हैं तो इसी को क्या कहेंगे, अंक कहेंगे, यानी कि डिजिट कहेंगे,
ठीक है, तो ये तो सिंपल भाषा हो गया आपका। ठीक है, अब देखेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान से एक क्वेश्चन आपको पूछे जाने की 100% संभावना, 100%। ठीक है, स्थानीय मान एक क्वेश्चन, और जातीय मान से भी एक क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो स्थानीय मान, जातीय मान हर एक एग्जाम में पूछता है, ऐसा नहीं कि आप ही को, है ना, दूसरा एग्जाम भी दीजिएगा तो उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, जो डीएलएड का भी एंट्रेंस होने वाला है उनके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए आज फिर से सीख लीजिए स्थानीय मान, अगर आप भूल गए हैं, यानी कि प्लेस वैल्यू इसको इंग्लिश में कहते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है स्थानीय मान कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है ना, एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए। 6, 3, 2, 5, 1। अब कह रहा है कि इसका स्थानीय मान, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि एक का स्थानीय मान कितना होगा, यानी कि एक मिनट, इसको फिर से लिख देते हैं। 6, 3, 2, 5, 1। एक का स्थानीय मान पूछ रहा है ना, एक, तो एक का स्थानीय मान कितना होगा, एक, है ना, तो एक का स्थानीय मान एक ही हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद इधर कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 5 के, है ना, दायां साइड, है ना, 5 के दाईं साइड जितना अंक रहे उतना शून्य बैठा देते हैं आपको, तो 5 का 50 हो जाएगा। अगर 6 का पूछे तो 6 के दाईं ओर कितना अंक है, 4 अंक है, तो 6 के ऊपर 4 अंक सीधा बैठा देंगे, इसका निकल जाएगा स्थानीय मान, है ना, और कुछ नहीं करना है। जितना दाईं ओर संख्या हो उतने शून्य बैठा देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली आप निकाल सकते हैं। जैसे 2 का स्थानीय मान 200 हो गया आपका, 3 का स्थानीय मान 3000 हो गया, 6 का स्थानीय मान 60000 हो गया आपका, है कि नहीं। अगर यहाँ पर कुछ और मान लिया वर्ड रहता, यहाँ पर 5 रहता, तो 5 का स्थानीय मान, है ना, तो 5 तो यहाँ पर एक और दिया हुआ है, चलिए 5 को हटा देते हैं, यहाँ पर 7 लिख देते हैं। 7 का स्थानीय मान कितना हो जाता, तो 7 पर 1, 2, 3, 4, 5 शून्य हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थानीय मान निकालता है। एक क्वेश्चन आपको फिक्स है कि स्थानीय मान से आपको एग्जाम में पूछेगा, तो याद रखिएगा स्थानीय मान, है ना, कोई भी अंक दे दे उसका स्थानीय मान निकालने के लिए पूछे, दाईं अंक में दाएं समय, है ना, दाएं साइड जितना भी अंक रहे, है ना, उतना शून्य इधर बैठा देते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब जातीय मान कैसे निकालते हैं, है ना, तो जातीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया हुआ है 6, 1, 5, 2, 1। अब कहा जाए कि इसमें 5 का जातीय मान कितना होगा, तो जातीय मान जितना कहे ना 5 का, तो सीधा जातीय मान 5 ही होगा। 6 का जातीय मान कहे तो 6 ही होगा। ठीक है, तो जितना का जातीय मान कहे उतना ही होता है। अगर 1 का पूछे तो 1 ही होगा, 2 का कहे तो 2 ही होगा। ठीक है, तो जातीय मान तो और आसान है ना, स्थानीय मान में तो थोड़ा सा जीरो बैठाना पड़ता है जितना भी इधर दाएं साइड रहता है, लेकिन जातीय मान में कुछ नहीं है, जिसका पूछे उतना ही जातीय मान हो गया, वही जातीय मान हो गया आपका, है कि नहीं। तो कितना सिंपल है, जातीय मान से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्थानीय मान, जातीय मान, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब कोई भी एग्जाम्पल देगा तो यहाँ से आप लोग को बन जाएगा स्थानीय मान और जातीय मान, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए कुछ कुछ ऐसे चीज़ हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर किसे कहेंगे, मतलब कि ऐसी संख्याएं जो गणना के लिए प्रयोग किया जाता है, गणना के लिए, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब क्या है, यही है प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, और इसको देखिए ये नेचुरल कैसे लिखाता है, NATURAL लिखाता है, तो इसको प्रदर्शित कैसे करता है, एन से किया जाता है प्रदर्शित, है ना। तो एन बराबर कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या, आपको पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर किसे कहते हैं, है ना, उसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, नाम ही है इसका पूर्ण, मतलब कि पूरा, पूर्ण मतलब क्या हो गया, पूरा संख्या। तो पूरा संख्या में जीरो भी आना जरूरी है कि नहीं, है ना। नेचुरल में क्या देखे थे, 1 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन पूर्ण संख्या जो है ये 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया पूर्ण संख्या, मतलब कि इसमें सभी संख्या आ गया आपका, है ना। यानी यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो उसे कहेंगे पूर्ण संख्या, है ना। इसको W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या का इंग्लिश में क्या लिखते हैं, होल नंबर, W से शुरू होता है तो W से इसको डिनोट कर दिए, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। पूर्णांक किसे कहेंगे,
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्णांक यानी कि इंटीजर क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटीजर है ना। अगर एग्जाम्पल में दे दिया, 4 को ऑप्शन दे दिया जाए, है ना, उसमें आपको पूर्ण संख्या दे दे, प्राकृतिक संख्या दे दे, पूर्णांक दे दे और सम संख्या दे दे। अब इसमें पूछ लिया जाए कि पूर्णांक इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, तो पूर्णांक संख्या यानी कि मान लीजिए पूर्णांक संख्या जो होता है ना, जैसे कि 5 का पूर्णांक संख्या, तो 5 तक तो आप जाइएगा, जैसे 1 2 3 4 5, प्लस में गए 5 तक, और इतना ही जाइएगा ऋणात्मक में भी, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5, इसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर इसी को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सिंपल लिख दिया है कि यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाती है। पूर्ण संख्याओं में, है ना, पूर्ण संख्या कौन था आपका, तो पूर्ण संख्या हम लोग पढ़े थे 0 1 2 3, इसमें कौन सा शामिल कर लिए हम, तो मतलब कि इसका निगेटिव ही, अगर 5 तक है तो 5 तक पॉजिटिव में गए, 0 1 2 3 4 5 तक गए, और इतना ही निगेटिव में चला गया आपका, है ना, -1 -2 -3 -4 -5, तो इसी को कहते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं सम संख्या, काफ़ी आसान है सम संख्या, है ना। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो जाए, उसे कहते हैं सम संख्या। एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सम संख्याएं हैं, है ना। तो अब एग्जाम्पल में दे देगा, ये तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये तो छोटा वर्ड है, लेकिन अगर बड़ा बड़ा वर्ड दे दिया जाए, है ना, जैसे कि 2 4 6 5 3 2, अगर इतना बड़ा वर्ड दे दिया जाए, कहे कि ये सम संख्या है कि नहीं, तो आप कैसे निकालिएगा, है ना। तो ये यहाँ पर सीखना जरूरी है ना। छोटा अंक है तब तो आप निकाल दीजिएगा, है ना, 2 से भागा दे करके निकाल दीजिएगा, लेकिन बहुत बड़ा अंक दिया रहे तो फिर क्या करेंगे, तो उसका भी रूल है, उसको भी यहाँ पर देखेंगे पहले। ठीक है, तो सम संख्या किसे कहते हैं, यानी कि इवेन नंबर, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो जाए, उसे कहते हैं सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24, है ना, तो ये हो गया सम संख्या। विषम किसे कहेंगे, है ना, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, ये सब तो बचपन में पढ़े होंगे, है ना, तो आपको याद होगा, है ना। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित नहीं हो। अब 2 से विभाजित होने वाला संख्या को सम संख्या, और 2 से विभाजित नहीं हो उसको क्या कहेंगे, विषम संख्या। यानी कि 1, है ना, 1 से स्टार्ट होगा। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है कि सबसे छोटी विषम संख्याएं कौन सी है, तो 1 है ना, सबसे छोटी विषम संख्याएं हैं। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, यानी कि ये वर्ड क्या है, 2 से नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका विषम संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है आपका। ठीक है, चलिए तो अब देखेंगे भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य गुणनखंड होता हो, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 6 8 9 10 12 14 15, ये सभी संख्याएं क्या है, तो ये सभी संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं, याद रखिएगा। अभी तो इसका हम थ्योरी देख रहे हैं, बाद में हम इसका एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं ना, तो आप लोग जाइएगा नहीं, थ्योरी पहले देख लेंगे, है ना, कि क्या क्या कौन कैसे होता है, उसके बाद इसका हम लास्ट में एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, है ना, ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं किसके कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से नहीं कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, और किसी से कटेगा ही नहीं। जैसे कि 11 किससे कटेगा, 1 से कट सकता है और 11 से ही कट सकता है, और किसी से नहीं कटेगा। और एग्जाम्पल जैसे कि 23 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 23 से ही कटेगा, और किसी से भी ये नहीं कटेगा। तो ऐसे संख्या को क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्याएं, जो सिर्फ 1 से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल, है ना। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा क्या, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी है, तो 2 जो होती है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसको आप याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 13 19 हो गया, 23 हो जाएगा। 23 के बाद क्या चल जाएगा आपका, वो 24 तो कट जाता है, 25 भी कट जाता है, 26 भी कटता है, 27 भी कटता है, 28 भी कटता है, 29 नहीं किसी से कटेगा। ठीक है, 29 होगा, 31 होगा, है ना, फिर आपका 37 हो जाएगा। तो ये सब संख्याएं क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्याएं होती है आपका। अब है कि परिमेय संख्या, चलिए अगला है परिमेय संख्या किसे कहेंगे, यानी कि रेशनल नंबर, यानी कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, है ना, P/Q दे दे या फिर ये बटा B भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है कि नहीं। जो संख्याएं मतलब कि कैसे हो, तो P/Q के रूप में हो, उसे कहेंगे परिमेय संख्या।
ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया गया है 3/5 है ना, 7/9 दे दिया है, 1/5 दे दिया, ये सभी क्या संख्याएं हैं? तो ये सब है परिमेय संख्याएं। ठीक है, यानी कि जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। Q जो है डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q बराबर 0 मान नहीं होना चाहिए। अगर Q बराबर 0 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये P/Q हो गया है आपका, यानी कि 3/5। 3 का P का भी वैल्यू कुछ होना चाहिए और Q का भी कुछ वैल्यू होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहेंगे क्या? परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। अब है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं किसे कहेंगे? यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाता, यानी कि जिसको रूट के रूप में आप प्रदर्शित करें, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, ये सभी क्या हो गया? ये सभी हो गया अपरिमेय संख्याएं, यानी कि P/Q के रूप में इसको आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, और यहाँ पर नीचे आपको एग्जाम्पल में दे दिया गया है। तो ये होता है आपका अपरिमेय संख्याएं। ये सभी एग्जाम्पल आपको आगे देखने को मिलेगा और इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको काम देगा आगे चल करके। अब देखिए जो है ना दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, यानी कि विभाज्यता के नियम पढ़ने वाले हैं। और ये नियम आप याद रखिएगा ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको काफ़ी सहूलियत होगा, है ना। बड़ा बड़ा अगर वर्ड दे दिया जाए। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक से तो सभी संख्याएँ कट जाती है ना। एक से तो सभी संख्याएँ कट जाती है, कोई भी संख्या लीजिएगा एक से कट जाएगी, तो एक से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। पढ़ेंगे हम लोग कहाँ से? तो 2 से शुरुआत करेंगे, यानी कि 2 से विभाज्यता का क्या नियम होना चाहिए, है ना। अगर कोई बहुत बड़ा संख्या दे दिया और आपको कहे कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसका नियम पता होना चाहिए। यानी कि कोई भी संख्या में अगर इकाई का अंक क्या हो? 0 हो या सम हो, तो वो संख्या 2 से कट जाएगा। कितनों बड़ा संख्या हो दोस्तों, इकाई दहाई सैकड़ा तब गिनने आता है आपको, है ना। इधर से गिनते हैं हम लोग, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, है कि नहीं, तो इधर से गिनते हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, तो इसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इकाई पर क्या है? 2 है, तो 2 0 तो नहीं है लेकिन सम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा आपका। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है 1762, तो इसका भी इकाई स्थान पर क्या है? 2 है, तो ये भी सम संख्या है 2, और ये भी 2 से कट जाएगा। अब 240 जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके इकाई स्थान पर क्या है? 0 है, और ये 0 क्या है? 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। कितनों बड़ा संख्या हो उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो ये हो गया आपका 2 से विभाज्यता का नियम, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको काफ़ी काम देगा आगे चल करके। अब देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। कोई भी कितने बड़ी संख्या हो, 3 से वो विभाजित कैसे होगी? 3 से वो विभाजित होगी नहीं, तो उसका नियम है कि किसी भी संख्या ना, कोई भी संख्या हो, उसके अंकों का योग क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कोई संख्या दे दिया, जैसे कि 1641 आपको दिया हुआ है, तो इस संख्या को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, यानी कि 4 1 5 हो गया, 5 और 6 11 हो गया, 11 1 12 हो गया। अब वो जोड़ करके आप इसमें 2 से भागा दीजिएगा। अगर ये कट गया तो ये क्या होगा? 3 से विभाजित हो जाएगा। समझ गए? अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है और 3 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसको अगर हमको पता करना है तो इसको सबसे पहले जोड़ेंगे, सभी अंक को जोड़ लेंगे, 2 से भागा देंगे। अगर कट गया तो 3 से कट जाएगा, अगर नहीं कटा तो 3 से नहीं कटेगा। कितना आसान है, ठीक है। तो ये ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा, यानी कि किसी संख्या के अंक को 2 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है। जैसे कि 123 दिया गया है, यानी कि 3 2 5 1 6 क्या कट रहा है? 2 से कट रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल जैसे आप कुछ ले लेते हैं, 4 5 6 7 8। अब कहे कि ये 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 8 7 15, 15 और 6 कितना होता है? 15 6 21 हो जाएगा, 21 और 5 कितना हो जाएगा? 26, और 26 4 30 हो जाएगा। तो 30 भी 2 से कट जाता है, 30, हाँ 30 से 2 से कटेगा कि नहीं, तो ये भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये आप 3 से विभाज्यता का नियम समझ गए। अब है कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, है ना, कोई भी बहुत बड़ा संख्या दे दिया, मान लीजिए जैसे कि आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल में 1932, है ना, तो किसी संख्या का अंतिम 2 कितना है? 32 है। तो अंतिम 2 अंक अगर वो 4 से कट जाता है,
32 देखिए, 32 जो है 4 से कट रहा है कि नहीं, 4 या 8 32, तो ये संख्या पूरा संख्या आपको 4 से कट जाएगा, है कि नहीं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़े कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कितनों बड़ा संख्या दे दे, 1 2 3 4 5 6 7 1 2, ठीक है। अब कहे कि ये 4 से कटेगा कि नहीं, तो बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि अंतिम 2 संख्या जो है ये 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से विभाज्यता का नियम याद रखना है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों, तो 5 से नियम यही है कि किसी संख्या में इकाई का अंक अगर 0 है या फिर 5 है ना, कितनों बड़ा संख्या दे दिया जाए, जैसे 6 2 5 1 5। अब कहे कि ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे कि इकाई स्थान पर देखेंगे कि 0 है कि 5 है। अगर 0 और 5 में कोई हो तो वो 5 से कट जाएगा, तो इकाई पर क्या है 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा। अगर यहाँ पर 0 होता तो भी ये कट जाता, लेकिन अगर यहाँ पर 1 या 2 होता तो ये नहीं कटता, है ना। 0 और 5 अगर इकाई स्थान पे हो तो 5 से कट जाएगा। अब 6 से हम लोग देखते हैं कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। 6 से है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। देखिए 6 से विभाजित होने का यही नियम है कि जो 2 से विभाजित हो, तो 2 से विभाजित के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि इकाई स्थान पर अगर 0 हो, है ना, तो या फिर इकाई स्थान पर सम संख्या हो तो वो 2 से कट जाएगा। 3 से हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 2 से कट जाए तो वो 3 से कट जाएगा। तो 6 से कटने के लिए हमको दोनों नियम अप्लाई करके देखेंगे, उसके बाद ये 6 से कट जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से कट गया तो वो 6 से भी कट जाएगा। लेकिन दोनों चेक करना है आपको, 2 से भी और 3 से भी। अगर 2 से कट गया और 3 से नहीं कटा तो वो संख्या 6 से नहीं कटेगा, दोनों से कटना जरूरी है, तो ये आप याद रखिएगा। क्योंकि 6 का अगर गुणनफल हम निकालते हैं, गुणनखंड कीजिएगा 6 का, तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिखिएगा ना, यानी कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। ठीक है, तो 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम आपको याद है, तो 6 से कटने का नियम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा। चलिए 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा आपको लेंदी है, ठीक है, तो इसको आप नहीं अपनाइए तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये 7 के विभाज्यता का नियम आपको दिया गया है ना, इसको हम कहेंगे छोड़िए 7 को, है ना, 7 के बाद 8 चलिए। 7 थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि 7 से जितना आप ये नियम लगाइएगा उससे जल्दी आप उसे ही भागा दे करके आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 8 से हम आपको बता देते हैं कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 8 से कह रहा है कि 8 से विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, 4 में हम लोग क्या पढ़े थे कि अंतिम 2 अंक पढ़े थे, लेकिन 8 से क्या है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से वो कट जाता है तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 4096। अब देखेंगे कि अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, यानी अंतिम 3 अंक कितना है 096, ये 8 से कटता है कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी कि 12 8 कितना होता है 96 होता है। तो ये 8 से कट गया, यानी कि 3 अंक कट गया, यानी कि टोटल अंक 8 से ये कट जाएगा। 9 से विभाज्यता का क्या नियम है, तो 9 से विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वो आपका पूरा कट जाएगा। यानी कि कोई संख्या दिया हुआ है जैसे 559049, ठीक है, अगर अंकों का योग जैसे कि 9 4 13, 13 9 कितना होता है 13 और 9 तो हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 और 5 27 हो जाएगा। तो 27 कटना चाहिए किससे 9 से, है ना। अंकों के योग अगर 9 से कट जाता है तो क्या हो जाएगा, ये 9 से कट जाएगा आपका। ठीक है, तो 9 से भी आप समझ गए। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो 10 वाला तो एकदम आसान है ना, एकदम आसान है, लॉलीपॉप है। मतलब कि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो 0 हो, है ना, अंतिम अंक खाली 0 हो तो वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, लास्ट में कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो वो 10 से कट जाएगा। 11 का नियम भी ठीक ठाक है ना, लेकिन थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन आपको लगेगा, क्योंकि 11 से विभाज्यता का नियम यही है कि किसी संख्या के सम संख्या के अंकों का योग और विषम संख्या के अंकों का योग अंतर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया, एग्जाम्पल समझिए उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे दिया गया है 1 6 4 4 1 1 मिनट
14641 है आपका। अब इसमें कह रहा है कि सम संख्या के अंकों का योग और विषम संख्या के अंकों का योग। तो सम कौन कौन होगा? अब देखिए यहाँ से इकाई स्थान तो विषम हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और ये 4 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विषम संख्या कितना हो गया? विषम संख्या हो गया आपका, विषम संख्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी कि इसका योग कितना हो गया? 8 हो गया। सम संख्या कितना होगा? तो 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो सम संख्या का योग कितना हो गया? 4 + 4 यानी कि 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 8 हो गया सम और 8 हो गया विषम। दोनों का अंतर कितना आ गया? दोनों का अंतर आ गया 0। इसका मतलब हो गया कि ये 11 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से चेक करते हैं हम सम संख्या और विषम संख्या। अगर दोनों का अंतर 0 आ जाता है तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, कोई भी संख्या लीजिएगा, उसका सम संख्या और विषम संख्या आप घटा करके देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और भी यहाँ पर कुछ और भी नियम कानून हम देख लेते हैं, जैसे भाग की प्रक्रिया। ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, है ना। इस पर भी आपको एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि भाज्य बराबर आपको याद होगा, है ना। भाजक दिया हुआ रहेगा, भागफल दिया हुआ रहेगा और शेष भी दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर आपको भाज्य एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इसका भाज्य बराबर क्या हो जाएगा। तो भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ क्या होता है? शेष से, है ना। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष से। और इसी फॉर्मूला से देखिए 2 फॉर्मूला यहाँ पर और निकाल दिया है। अब यहाँ पर भाजक बराबर क्या किया, है ना। भाजक बराबर नहीं निकल जाएगा, ये भाजक बराबर नहीं निकल जाएगा, है ना। तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा? ये भागफल जो है, ये शेषफल जो है, शेषफल क्या हो जाएगा? इधर चला जाएगा, यानी कि भाज्य में शेषफल माइनस हो जाएगा और भागफल क्या हो जाएगा? ये गुना में था तो नीचे आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, है ना। तो यानी कि भाजक बराबर क्या हो गया? भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। तो एक ही फॉर्मूला से एक फॉर्मूला आपको याद है, आप 3-4 फॉर्मूला इससे आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, और यही एग्जाम में आपको काम देगा। जैसे यहाँ पर भागफल बराबर आप क्या लिख दीजिए, है ना। भागफल बराबर क्या हो जाएगा, है ना। भाज्य माइनस शेषफल, शेष इधर चल जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा आपको भाजक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से भी आपको एक आप प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब देखें, कुछ दिया गया है भिन्न। भिन्न का मतलब आप तो समझते ही होंगे, है ना। जैसे कि a/b, ये क्या है? एक भिन्न के रूप में है। 5/6 क्या है? एक भिन्न के रूप में है ना। तो ये ही भिन्न हो गया आपका, और क्या है? इसे आपको x/y के रूप में इसको भिन्न कहा जाता है। ठीक है, तो इससे भी आपको, चलिए इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ भिन्न का प्रकार दिया हुआ है दोस्तों, जैसे कि उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कभी कभी, है ना, कि निम्नलिखित में से कौन से प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। ये आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, है ना। और यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन दे देगा आपको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे देगा आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे देगा आपको, डेसिमल फ्रैक्शन दे देगा। ठीक है, और पूछ लेगा कि आपको यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है, यानी कि उचित भिन्न कौन सा है। ठीक है, यानी कि वह भिन्न जिसका अंश जो होता है वो हर से बड़ा होता है, उसे कहते हैं उचित भिन्न, है ना। अंश क्या है? हर से बड़ा है, आप देख रहे हैं। वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है उसे कहते हैं उचित भिन्न। चलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है आपको, है ना। यहाँ पर वही मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर उल्टा थोड़ा सा लिख दिया है। उल्टा ये लिख दिया है कि उचित भिन्न में जिसका अंश जो लिखना चाहिए हर से क्या हो? छोटा हो, है ना। अब देखिए ऊपर जैसे कि a/b है, तो अंश क्या? ऊपर वाले को अंश न कहा जाता है, यहाँ पर उल्टा लिख दिया। नीचे वाले को क्या कहते हैं? नीचे वाले को हर न कहते हैं। तो अंश क्या हो गया? अंक लिख दिए हम, ऊपर वाले अंश हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि a/b है तो ये क्या हो जाएगा? ये अंश है ना। नीचे वाला क्या है? हर है। ठीक है, तो अंश जो है वो हर से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, यानी नीचे वाला से ऊपर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, वह भिन्न जिसका अंश जो है वो हर से छोटा होना चाहिए उसे कहते हैं उचित भिन्न। ठीक है, अब अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? तो अनुचित भिन्न में वह भिन्न जिसका अंश जो है वो हर से बड़ा हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, है ना। यहाँ पर अंश क्या है? बड़ा है और हर क्या है? छोटा है। ठीक है,
यानी कि अंश क्या होना चाहिए, वह भिन्न जिसका अंश हर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, उसको कहेंगे अनुचित। अब देखिए यहाँ पर कुछ मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है ना। मिक्स फ्रैक्शन किसे कहेंगे, यानी कि वह भिन्न जो एक पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बनती हो। अब जैसे लिखते हैं ना 3 पूर्णांक 2/5, यानी कि एक पूर्णांक भी इसमें है और एक इसमें भिन्न भी शामिल है, तो इसको कहेंगे मिक्स भिन्न, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन इसको कहा जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब है जैसे दशमलव भिन्न किसको कहेंगे, यानी कि वह भिन्न जिसका हर जो है वो 10 या 10 की किसी घात के रूप में हो, दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे कि 2/10 हो गया, 2/300 हो गया, 5 आपको ये एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है ना। वह भिन्न जिसका हर क्या हो, तो 10 या 10 के किसी घात में हो, उसको कहेंगे दशमलव वाला भिन्न। ठीक है, और एक पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न, हाँ ना। पुनरावृत्ति आप देखे होंगे कि जैसे 6 6 6 6 या 5 5 5 5 4 4 4 4, हम ना कोई भी संख्या में अब जैसे भागा देते हैं तो लगातार एक ही वर्ड आपको आते जा रहा है, तो इसको कहा जाता है पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न, यानी कि वह भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उसे कहते हैं पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया गया है ना, 0.6666 आ रहा है, तो इसको आप 6 के ऊपर यहाँ पर ऊपर डैश लगा देते हैं, यानी कि इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर 8 की यहाँ पर लगातार संख्या यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो 0.1888 लिखाते जा रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 0.18 के ऊपर हम इस प्रकार से लाइन खींच देते हैं, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण परिमाण यहाँ पर आपको पूछा जाता है ना, तो ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, बताइए तो। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है n × n+1/2, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यहाँ n का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा दोस्तों, वहाँ से आप इस फॉर्मूला याद रहेगा तो वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आगे आपका क्वेश्चन आएगा तो उससे बनाने में काम आएगा। अब है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग जो होता है n × n+1 होता है, और प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होता है वो n² होता है। ठीक है, तो ये जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आपको पूछा जाएगा। अब है कि यदि दशमलव संख्याएं .x तथा .xy के रूप में दी गई हो, तो इन्हें परिमेय यानी p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, है ना। 2 को संख्या दिया हुआ है, जैसे कि 0.x दिया हुआ है और 0.xy के रूप में दिया हुआ है। अब इसको p/q के रूप में हमको लिखना है, तो x 0.x लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, दशमलव हटाने के लिए नीचे एक शून्य देंगे ना एक पर, तो ये दशमलव हट जाएगा, यानी कि इसको x/10 लिख देंगे और इसको xy/100 लिख देंगे, है ना। तो इस प्रकार से इसको x/y के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि शांत आवर्ती दशमलव, है ना, जैसे कि 0.x के ऊपर ऐसे खींचा हुआ है, 1 लाइन खींचा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर x क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से दिया हुआ है दोस्तों, तो इसको हम क्या करते हैं, x/9 लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर xy दिया हुआ है, तो यहाँ पर xy/9, यहाँ पर xyz दिया हुआ, तो xyz/999, तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। और इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन हम इस प्रकार से संबंधित 1-2 क्वेश्चन हम बताए थे जब टेस्ट ले रहे थे, है ना, तो ये वाला आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब दे रहा है कि यदि अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं तथा देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड छूट गया है, इतना के रूप में दी गई हो, तो इन्हें परिमेय संख्या में व्यक्त करने के लिए यहाँ पर कुछ वर्ड छूट गया है, तो इसको हम यहाँ पर रहने देते हैं, आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कह रहा है कि यदि 2 या 2 से अधिक भिन्नों के हर बराबर हो, है ना, 2 या अगर देखिए बहुत सारा भिन्न जैसे दिया हुआ है ना, 1/11 है, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक भिन्नों के हर क्या है, हर यहाँ पर देख रहे हैं ना, नीचे वाला को हर कहते हैं, तो नीचे वाला क्या है, सब बराबर हो। कह रहा है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा हो, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा अंश किसका है, तो 5 है। कह रहा है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वह सबसे बड़ी भिन्न, तथा जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा हो, सबसे छोटा किसका, 1/11, तो वह सबसे छोटी भिन्न होती है ना। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम्पल आप
याद रखिएगा। यानी कि हर क्या हो सबका बराबर हो, है ना। हर क्या है, नीचे वाला क्या है, सबका बराबर हो, और ऊपर वाला सबसे जो बड़ा हो, ऊपर वाला जिसका अंश सबसे बड़ा हो तो वो भिन्न सबसे बड़ा होता है, और जिसका अंश सबसे छोटा हो वो भिन्न सबसे छोटा होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, है ना, क्योंकि इससे भी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। आगे अगला जो एग्जाम्पल है ना, कह रहा है कि यदि दो या दो से अधिक भिन्नों के अंश समान हो, है ना, दो या भिन्नों के अंश समान हो। अभी हम लोग यहाँ पर क्या देखे थे दोस्तों, हर समान था, है ना, हर क्या था, सबका समान था। अब यहाँ पर कह रहा है कि दो या दो से अधिक जो भिन्न है उसका अंश समान है, यानी कि सबका अंश क्या है, 11 11 11 11 है। तो कह रहा है कि हर भिन्न भिन्न हो, और हर क्या है, 8 7 6 5 4 सबका अलग अलग है। तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी, तथा जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। यानी कि जिस भिन्न का हर बड़ा होगा, हर किसका बड़ा है, तो 8 का बड़ा, 11/8 है, तो वह भिन्न छोटी होगी। यानी कि 11/8 क्या होगा, ये सबसे छोटा होगा। लेकिन जिस भिन्न का हर छोटा होगा, यानी कि 11/4, वह भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर बड़ी हो लिखना चाहिए, है ना। तो अगर हर क्या है, तो हर अगर बड़ा है तो वो छोटा, और हर अगर छोटा है तो ये बड़ा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिए कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम दूसरा नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका। ठीक है, पहला एग्जाम्पल आप बना करके देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है। कोई संख्या है ना। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपको एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, सारे के एग्जाम में पूछा जाता है, दे देगा आपको, है ना। सिंपल आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है, 21 प्राप्त होता है। कह रहा है कि उसी संख्या को 19 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। बस हमें कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या करना है, तो सिंपल जो यहाँ पर शेषफल 21 जो आया ना, फिर कह रहा है कि उसी संख्या को अगर 19 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा। तो 21 में सिंपल हम 19 को घटा देते हैं। ये वाला जो सोल्यूशन दिया हुआ इसको आप छोड़ दीजिए, सोल्यूशन से भी आप बना सकते हैं ना, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक ट्रिक है कि 21 में से सिंपल जितना भी भाग देने के लिए कहे उसमें से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 21 में से 19 गया, आंसर आ गया 2। यानी कि 19 से अगर भाग देंगे तो शेषफल जो आएगा वो 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको आप प्रोसेस से भी यहाँ पर बनाया गया है, प्रोसेस से बना करके देखिएगा। लेकिन जो अभी आपको बताए वो आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो शेषफल दिया हुआ है और यहाँ पर जो भागा दिया जा रहा है, इसको दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, बड़ा में से छोटा को, और जितना आएगा वही शेषफल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है काफ़ी आसान सवाल है। अभी देखिए स्थानीय मान आपको बताए थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 67280 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना होगा। तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा दोस्तों, तो 7 का स्थानीय मान यानी कि 7 पर कै शून्य, इधर दाएं साइड कितना अंक है, 3 अंक है, तो 7 पर 3 शून्य है कि नहीं। और 7 का जातीय मान कितना, तो 7 का जातीय मान तो 7 ही होगा। यानी कि 7000 में 7 अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6993 आ जाएगा। यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना हो गया, 6993 हो गया। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा, छपेगा एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए कह रहा है अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है, उदाहरण नंबर 4 कह रहा है कि यदि संख्या 2, यहाँ पर बीच में स्टार दिया हुआ है, 4 3 5 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर स्टार है, या स्टार की जगह पर आप खाली स्थान भी भर सकते हैं, है कि नहीं। 2 है, यहाँ पर खाली स्थान में भरना है, 4 है, 3 है, 5 है, इसको 9 से भागा देना है, यानी कि स्टार के स्थान पर कितना आएगा। अब देखिए 9 से भागा देने के लिए, 9 से कटने के लिए आपको क्या बताया गया था, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, 9 से विभाजिता का नियम बताए थे ना, इसी देखिए 9 से विभाजिता का नियम आपको यहाँ पर काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना।
ध्यान रखिएगा, अगर 9 से पूछ लिया जाए कि 9 से ये कैसे कटेगा, यहाँ पर स्टार क्या आएगा, तो 9 से विभाज्यता का नियम अभी बताए थे कि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए, यानी कि 4 और 3 7 और 5 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया ना। अगर इसमें 4 आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18, और 18 9 से क्या होता है कट जाता है, यानी कि यहाँ पर खाली स्थान पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, तो काम नहीं हो जाएगा हमारा, है कि नहीं, यही काम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर खाली स्थान में स्टार के जगह पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों, समझ गए, है ना। तो आपको 9 से विभाज्यता का नियम याद रखना है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, है ना। जितना भी बताया गया था 2 3 4 5 6, है ना, 8 9 10 11 सभी को याद रखिएगा, वहाँ से ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बन जाएगा, और ये खाली स्थान वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में पूछा जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 5। अभी आपको पीछे फॉर्मूला बताए थे हम, है ना, पीछे ने फॉर्मूला बताए थे कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, तो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, आप फॉर्मूला याद रखिएगा n × n + 1/2, है ना, याद रखने वाला भी चीज़ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो प्रथम 25 यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, तो n का वैल्यू यहाँ पर 25 दिया हुआ है ना, प्रथम 25 दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्याएं का योग, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1/2, यानी कि n का वैल्यू है 25, यानी कि 25 × 25 + 1/2, यानी कि 25 × 26/2, यानी कि 2 से 26 कट गया 13 बार में, यानी कि 25 × 13 कितना आ गया 325, आंसर निकल गया। तो याद रखिएगा फॉर्मूला, अभी और भी फॉर्मूला आपको बताया गया था ना, और फॉर्मूला हम क्या बताए थे, प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है, बताइए तो सब लोग कमेंट करके, प्रथम n सम संख्याओं का योग फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा n × n + 1, है ना, n × n + 1 होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग। विषम संख्या वाला क्या होता है, सीधा n² कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे n दिया हुआ है 25, है ना, तो यहाँ पर अगर सम संख्या पूछ लिया जाए तो n × n + 1 कर दीजिए, निकल जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला आप जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ से खटखट आपको बनते हुए चला जाएगा। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, छठा नंबर। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3 की 3/4 24 है तो वह संख्या क्या होगा। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दीजिए, है कि नहीं, जैसे जैसे ये कह रहा था वैसे वैसे आपको करते हुए चलना है, ये इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। क्या कह रहा है कि किसी संख्या के, एग्जाम्पल नंबर 6, किसी संख्या मान लेते हैं, वो संख्या कितनी है, वो संख्या x है। यहाँ पर देखिए आपको सोल्यूशन कर दिया गया है ना, एक संख्या है, उसका कह रहा है संख्या का 1/5, संख्या का 1/5 का 2/3 यानी कि 2/3, 2/3 का 3/4, 3/4 क्या है 24 है, यानी कि बराबर 24 है। तो वो संख्या ज्ञात कर दीजिए, यहाँ से नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं, 3 से 3 खत्म, 2 दूनी 4 खत्म हो गया, यानी कि x बटा कितना आ गया 10 आ गया, बराबर 24, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 है 240, है ना, तिरछे तिरछे गुना कर देंगे, निकल गया आपका x बराबर 240। तो ये इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी सिंप्लीफिकेशन में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए अभी ये एग्जाम्पल बताए थे ना, इससे संबंधित, है ना, 0.6 के ऊपर लाइन खींचा हुआ है, प्लस 0.7 के ऊपर लाइन खींचा हुआ है, प्लस 0.8 के ऊपर डैश दिया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, अभी ना आपको बताए थे कि जितने के ऊपर रहे उतना बटा नीचे हम 9 लिख देते हैं, यानी कि 0.6 को हम क्या लिख देंगे 6/9, इसको लिखेंगे 7/9, इसको लिखेंगे 8/9। अब क्या करेंगे, तो तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को देखिए जोड़ दिया गया है, तो 9 LCM ले लिए, और ऊपर वाला 8 7 15 6 21, 21/9 यानी कि 7/3, काट कूट के आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये वाला आप ध्यान रखिएगा, है ना, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब एक सवाल और है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 9 बजे से डेली क्लास होता है, नया बैच आप लोग का स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, कब से, तो 28 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जिन लोग को अगर ज्वाइन होना है तो 351 का इसमें मात्र चार्ज है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7857824310, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर, व्हाट्सएप पे नंबर,
है ना। पेटीएम नंबर सभी यही है, इस पर आप पेमेंट करना है 351 का। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर आपको भेज देना है, जहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सभी मटेरियल आपको मिल जाएगा। और डेली 9 बजे से आपका क्लास मिलेगा। 28 जुलाई से आपका डीएलएड का क्लास शुरू हो रहा है सब्जेक्टिव वाइज, ठीक है। चलिए, और पीछे जितना क्लास हो गया है, अभी तक 85 टेस्ट हो गया है पीछे, तो वो भी आपको पूरा मिल जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है ना। 2 अंकों की संख्या जो है उसका अंकों का योग कितना है, 8 है, यानी कि x + y = 8 दिया हुआ। ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। कह रहा है कि यदि संख्या को परस्पर पलट दिया जाए, है ना। मान लीजिए कि ऊपर संख्या हम मान लिए, है ना, एक संख्या मान लीजिए आप, है ना, एक संख्या मान लिया गया कि 10y + x, ठीक है, एक संख्या मान लिए। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ था कि 2 संख्याओं का योग 8 है, इसको हम रहने देते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट माने थे हम लोग। कह रहा है कि यदि संख्या को परस्पर पलट दिया जाए तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। अब ये जो संख्या हम माने थे 10y + x, इसको क्या कर दिया गया, कह रहा है कि इसको पलट दीजिए। तो चलिए पलट देते हैं। कह रहा है कि 10x कर देते हैं + y कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 54 कम जाएगा। तो 54, है ना। तो कह रहा था, क्या कह रहा था, 1 मिनट देख लेते हैं। यदि संख्या को परस्पर पलट दिया जाए तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। 54 कमी हो गया, है ना। 10x + y लिख दिए तो ये कम गया 54, इसका मतलब इसमें 54 हम जोड़ देंगे तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। यानी कि ये वाला और ये क्या हो गया आपका, बराबर हो गया, है ना। चलिए, यहाँ पर सोल्यूशन किया हुआ है, यानी कि ये संख्या और ये संख्या क्या हो गया आपका, बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप x को एक तरफ ले आइए, y को एक तरफ ले आइए, और यहाँ से निकल जाएगा आपको x - y = 6 आ गया। तो समीकरण फर्स्ट में हम लोग लिखे थे x + y = 8, समीकरण सेकेंड आ गया हमारा कितना, तो x - y = 6 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हल कर देंगे। अब जैसे कि दोनों को यहाँ पर जोड़ दीजिए, मान लिया जाए, है ना, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, x + y = 8 और x - y = कितना आया, 6 आया। तो y से y खत्म, तो 2x बराबर कितना निकल जाएगा, 8 6 कितना होता है, 14, यानी कि x बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 7 आ गया। x बराबर 7 आया तो इसमें आप पुट कीजिएगा x बराबर 7, फिर यहाँ पर x का वैल्यू अगर यहाँ पर x बराबर 7 रखिएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो x बराबर 7 हो गया, y बराबर 1 हो गया। एक मिनट x का वैल्यू कितना, 8 6 14, 2 7 14, ठीक तो आया। x बराबर 7 आ गया। तो अब समीकरण सेकेंड में यहाँ पर देखिए वैल्यू रख दिया है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, एक मिनट फिर से निकाल देते हैं। x - y बराबर यहाँ पर आ गया, x + y = 8 दिया हुआ है और x - y बराबर यहाँ पर 6 दिया हुआ है। यहाँ पर y से y खत्म हो गया, यानी कि 2x बराबर हो गया 8 6 14, तो x बराबर आ गया यहाँ पर 7 आ गया। x बराबर यहाँ पर आ गया 7। चलिए, तो x बराबर 7 आ गया, तो x का वैल्यू यहाँ पर लिख दिया गया है। तो संख्या यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 7, तो y का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, x का वैल्यू अगर 7 आ गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू तो यहाँ पर 1 आ रहा है। x बराबर 1 यहाँ पर कैसे आएगा, x बराबर तो 7 आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर सोल्यूशन कर दिया है, हमें यहाँ पर लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। समीकरण 1 को 2 को हल करने पर x बराबर 1 और y बराबर 7, y बराबर नहीं, ये उल्टा लिख दिया है ना। x बराबर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर तो आप देख रहे हैं x + y = 8 है, x - y = 6 है, ठीक है। तो y से y खत्म, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8 6 14, यानी कि x बराबर यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ पर उल्टा लिख दिया है ना। तो अब यहाँ पर वैल्यू रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, आप देखिएगा ध्यान से, है ना। तो x बराबर 7 आ गया, y बराबर 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पर उल्टा आ गया, ठीक है। तो y बराबर 1, यानी कि 10 × 1 + 7, यानी कि 10 1 7 17 आना चाहिए, है ना। 17 आंसर आना चाहिए, यहाँ पर कमी गलत लिख दिया था, 17 आंसर आएगा आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये रहा दोस्तों आज का कुछ मैथ, और अगले क्लास में यानी कि कल हम लोग देखेंगे सरलीकरण, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे मैथ में सरलीकरण, तो आप कल भी जुड़िएगा। और सरलीकरण के अलावे भी कल हम लोग एक चैप्टर और भी समाप्त करने का प्रयास करेंगे, प्रतिशत को भी कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उससे संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी 1 2 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में
पूछ सकता है। ठीक है, तो आप हमारे ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए। 351 का इसमें आपको पेमेंट करना है। ये हमारा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। ठीक है, 351 आप पेमेंट करके हमें भेज दीजिए। उसके बाद आपको सभी PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, है ना। और डेली अभी 28 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर PDF मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, पीछे वाला नोट्स मिल जाएगा। 85 टेस्ट हमारा हो गया है, वो आपको पूरा मिल जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारा आपको PDF वगैरह मिल जाएगा आपको। ठीक है, 351 का जो पेमेंट कीजिएगा वो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा चैनल है कैरियर परिवार, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि 9 बजे रात में डेली आपको लाइव क्लास मिल सके। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इतना ही रहने देते हैं आज। और हमारे यहाँ सीटेट की भी तैयारी चल रही है, तो सीटेट में अगर जो लोग पढ़ना चाह रहे हो तो सीटेट का अब हमारे यहाँ हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान अभी चल रहा है ना। और आगे जैसे जैसे क्लास स्टार्ट होगा तो आप लोग को मिलते रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप जुड़ने के लिए हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ से आपको क्लास में ऐड किया जाएगा। तो आज हम लोग मैथ का क्लास फर्स्ट देखे, है ना, और जैसे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इसको बोर्ड पर भी बताया जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। संख्या, पत्ती और दशमलव हम लोग देख लिए। इसमें जितना चीज़ आपको पीछे बताया गया था ना, एक बार 2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। और इसका हम लोग और भी कुछ प्रश्न देखेंगे, है ना। लास्ट में जब पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा उसके बाद भी हम लोग कुछ प्रश्न देखते हुए रहेंगे, तो वो आप टेंशन मत लीजिएगा, है ना। आपका पूरा मैथ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, बस आप हमारे साथ बने रहिए और 9 बजे आप डेली लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। 28 तारीख से आप लोग का क्लास नया हम लोग शुरू कर रहे हैं फिर से, है ना। पीछे तो आप लोग को पूरा पढ़ाया गया था, लेकिन बहुत सारे लोग नए जो जुड़ रहे हैं, और अब सब्जेक्टिव के रूप में आप लोगों को 28 तारीख से हम सोच रहे हैं DLED को शुरू करने के लिए। तो जो लोग जुड़ रहे हैं, तो जो लोग अभी नया जुड़ रहे हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि 28 से आप लोगों को क्लास मिल सके। ठीक है, 351 का इसमें चार्ज है, तो आप लोग पेमेंट करके इसमें जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो रहने देते हैं आज इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।